बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में सावी के जिसमें हम पाकिस्तान में आज वर्ल्ड कॉटन डे जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने आज हमारे साथ बहुत मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उनका बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने टाइम निकाला है। तो हम सबको मालूम है कि हमारी जो कपास है इसका पाकिस्तान की मईशत में इसका कितना अहम रोल है। तो इसी सिलसिले में आज इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जिसमें पिछले एक साल से जो एफर्ट सावी कर रहा है, दूसरे हमारे कोलीग्स कर रहे हैं, बेटर कॉटन इनिशिएटिव और इस एप्टमा और पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी और जितने भी कोलीग्स हैं पंजाब गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, तो ये सब की जो है एक कंबाइन या मुश्तरका काविश है कि हम चाहते हैं किस तरीके से पाकिस्तान इस फसल से बेहतर पैदावार हासिल कर सके और अपनी मईशत को बहाल कर सके। तो बगैर और डिले के मैं आज के मौजूद मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक अहमद साहब का। बेटर कॉटन इनिशिएटिव पाकिस्तान को तरतीब देने में इनका बहुत रोल है, और बेटर कॉटन का जो है पूरी दुनिया में जो रोल है इस वक्त तकरीबन कोई 5 मिलियन टन के करीब मैं देख रहा था जो आपकी बेटर कॉटन से कॉटन आती है। तो वेल डन डॉक्टर साहब। तो वी जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू। और मेरे साथ फिर डॉक्टर जावेद साहब हैं पाकिस्तान से, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन से। और वेलकम करते हैं हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। आज बहुत शुक्रिया, वेरी लेट आपको आज हमने ये तकलीफ दी, माजरत के साथ। वालेकुम अस्सलाम, ऑलवेज मोस्ट वेलकम सर, एंड apologies फॉर प्रीवियस वो क्या कहते हैं मिसिंग प्रोग्राम्स। नहीं कोई इशू नहीं। मेरे ख्याल में लेट्स स्टार्ट विद यू एज वेल। डॉक्टर मोहम्मद अली तारपुर साहब माशाल्लाह जो हैं ये पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और कॉटन को गवर्नमेंट के अवानों से देखते हैं और मुख्तलिफ नज़रिए से देखते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट इन्हीं से करते हैं कि आज के कॉटन के जो दिन है इसकी अफादियत क्या है और इसकी अहमियत क्या है। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। मैं सब दोस्तों को जो ऑनलाइन है सलाम कर अर्ज करता हूँ। और 7 अक्टूबर जो कपास का आलमी दिन है उस हवाले से भी सब लोगों को इस फोरम पे भी खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले आज सारा दिन हम मुख्तलिफ इवेंट्स करते रहे हैं। हमारा जो मेन इवेंट था सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में था, एंड देन सकरन में भी हमने प्लान किया था, और इसके अलावा हमने घोटकी में भी कपास का आलमी दिन आज मनाया है। अपने किसान भाइयों के साथ मेनली जो है वो हमारे साथ थे। तो किसान कपास के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि कपास एक ऐसी चीज़ है कि जो हम पैदा होते हैं और पैदा होने से मरने तक हमारे साथ साथ रहती है। और बहुत सारे जो आलमी शोरा हैं, दानिश्वर हैं, वो इस जो बात को जो है ना वो बारहा दोहराते रहे हैं कि जी कपास का इंसान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये तो एक जनरल सी बात भी है, और एज अ होल हमारी जो इकॉनमी है उसके लिए तो ये एक रीढ़ की हड्डी की जो है ना हैसियत रखती है। हम कॉटन की जो अगर जो एक्टिविटीज हैं मईशत में उनकी जो अहमियत है उनको अगर देखते जाएं तो हमारी जो देहात की जो ख़वातीन है वो पूरा साल ये प्लान करती हैं कि जी किस वक्त कपास की चुनाई के दिन आएंगे तो वो चुनाई करेंगे, और उससे वो अपनी जो छोटी मोटी ज़रूरियात है वो पूरी करेंगी। वो घर से हंसते हुए कहकहों से निकलती हैं और अपने खेतों में पहुंचती हैं, और शाम तक बहुत हंसी खुशी अपने काम करके चुनाइयाँ करके आपस में गुफ्तगू करके वापस जाते हैं। ये कपास की जो चुनाई ये हमारी अदब का हिस्सा भी बन चुकी है, हमारी तहजीबों का हिस्सा बन चुकी है, हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। तो मैं अगर ओवरऑल एक बात करूं कि कपास जो है वो हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारा उठना बैठना, हमारी मईशत, हमारा कल्चर, सब कुछ कॉटन के साथ है। तो इस हवाले से हम जो है ओवरऑल मुल्क की पॉलिसीज जो है उसके हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा कि इसके पिछले 3-4 सालों में हमारी जो कपास की पैदावार है वो
उसमें कमी नज़र आई है। लेकिन अब इस पर हम पिछले साल से इसके रिवाइवल में बहुत सारी जो है मेन एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने कुछ बहुत सारे सब्सिडीज़ के प्रोग्राम भी चलाए, जिसका हमें खातिर खा नतीजा भी मिला। और इस साल अभी हम एक बहुत बड़ी जो मेगा किस्म की इंटरवेंशन प्लान की हुई है, जिसको हमने ऑलमोस्ट इनिशिएट कर दिया है, कि हम कॉटन सीड टेक्नोलॉजीज जो है वो हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, कि हम जो कॉटन के अंदर, कपास के अंदर जो जदीद टेक्नोलॉजीज हैं वो हम अपने मुल्क में मुतारिफ करवाएं। तो इस हवाले से हमारी वफाकी सतह पर जो डिस्कशन है वो पूरी हो चुकी है। और इसके साथ साथ हम सूबों के साथ अब इसके मुज़ाकरात चल रहे हैं, हमारी कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं और हम काफ़ी हद तक इसमें प्रोग्रेस कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कॉटन की जो रिवाइवल है पाकिस्तान के लिए, उसमें इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हमारे बाकी जितने भी हमारे साथ काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने दोस्त हैं, हर सेक्टर, हर ग्रुप, हर स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट करता है और हमारे साथ ताउन कर रहा है कि हम कॉटन का रिवाइवल इस मुल्क के लिए कर सकें। इसके साथ साथ हम बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जो है इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी के साथ भी बिल्कुल पूरे बड़े पैमाने पर उनके साथ हमारा राब्ता और कोऑर्डिनेशन रहता है। और हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी और पाकिस्तान की जो सजेशंस हैं उसमें हम बिल्कुल सर फहरिस्त रहते हैं, ताकि अपने जो हमारे इश्यूज हैं, अपने ग्रीवेंसेस हैं, कॉटन रिसर्च के हवाले से जो हमारी जो तहकीक के हवाले से जो हमें इश्यूज हैं, वो हम बैनुल-अक़वामी फोरम्स तक बात पहुंचा सकें, उनके साथ शेयर कर सकें और वहाँ से कोई सहरा असल जो चीज़ें अखज़ कर सकें और हासिल कर सकें। तो हमारा कॉटन के हवाले से जो है लोकल और इंटरनेशनल बिल्कुल बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन रहता है। और इंशाल्लाह आइंदा चंद सालों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कॉटन को रिवाइव कर लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर ओवर साहब, टू थैंक यू। यू, थैंक यू। आपने बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। आई थिंक अगेन मैं थोड़ा सा आपसे क्विकली पूछता हूँ, अभी सबसे बड़ा जो कॉटन को जो चैलेंज है, चूंकि उसकी रिवाइवल के लिए या उसकी चूंकि क्लाइमेट चेंज को हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उसमें टॉप क्या बड़े मसले हैं जिसको जो है रिसर्च करने की जरूरत है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा कहा। इसमें क्लाइमेट में काफ़ी सारा शिफ्ट है। उसकी वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल जो रिसर्च थी, जो ट्रेडिशनल हमारी जो पैटर्न थे, उन सबको हमें जो है ना वो शिफ्ट करना पड़ रहा है। और हमारी जो तहकीक है, हमारे जो साइंसदान हैं, वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बाखबर हैं। और हम उन्हीं वैरायटीज़ पर जो है ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हों और सरवाइव कर सकें ऐसे जो है ना जो क्लाइमेट के डायनामिक्स हैं उनमें उनमें वो जो है ना बेहतर परफॉर्म कर सकें। हम हर एस्पेक्ट से जो भी अब हमारी गार्डन वैरायटीज इवॉल्व हो रही हैं, उसमें बहुत बड़ा पहलू क्लाइमेट का हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट को वो कैसे रेजिस्ट कर रही है, कैसे उसको देख रही है और उसमें सरवाइव कैसे कर रही है। हमारे बिल्कुल साइंसदान का फोकस इस चीज़ पे है, हर वक्त है। डॉक्टर साहब, फिर आपके तरफ दोबारा आएंगे, आप डॉक्टर शफीक साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर शफीक साहब जो कि वो जरा वर्ल्ड व्यू देखते हैं और जो कॉटन को जो सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा चैलेंज है, हम ये अक्सर देखते हैं। मैं पढ़ रहा था कि एक कॉटन के 1 किलोग्राम जो है कपास को बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए। तो उसके ऊपर शफीक साहब, आप बेटर कॉटन इनिशिएटिव किस तरह से जो है फार्मर की रहनुमाई भी कर रही है और इस चैलेंज को किस तरह से आप रिजॉल्व कर रहे हैं या नज़मा हो रहे हैं सर? जी, पहली बात तो मैं डॉक्टर साहब की बात से आगे शुरू करूंगा कि हम अगर पाकिस्तान में कॉटन रिवाइवल की बात करते हैं तो हमें देखना ये होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है कॉटन से, जो रिटर्न है फार्मर का कॉटन से, वो अगर उसके लिए सर्वाइवल के लिए या उसके क्या ग्रोथ के लिए पूरा है तो वो कॉटन क्रॉप के साथ इंगेज रहेगा, अदरवाइज ही विल शिफ्ट टू अदर क्रॉप्स। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉटन क्रॉप एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सस्टेनेबल कॉटन, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं कि प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी का ताल्लुक 3 चीजों से है। पहली चीज तो ये कि
यील्ड, प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, यील्ड इंक्रीज हो, ज्यादा क्वांटिटी होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज आ जाती है क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी होगी, मार्केट में एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी। और आज के दौर में एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी रिकॉग्निशन थ्रू सम स्टैंडर्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट। और उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल कॉटन, और उसको जो हम अपनी जुबान में टर्म करते हैं बेटर कॉटन। बेटर कॉटन इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सस्टेनेबल कॉटन। और इस वक्त मैं मतलब ये कि प्राउडली कहता हूं कि इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्टेनेबल कॉटन इनिशिएटिव। टोटल जैसा आपने शुरू में कहा कि तकरीबन 5 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो बेटर कॉटन के तौर पे प्रोड्यूस हो रही है। हम जो है पूरी ग्लोबल कॉटन का, अगर मैं 2021 की फिगर्स की बात करूं तो तकरीबन हमने 20% ग्लोबल कॉटन का जो है वो बेटर कॉटन के तौर पे प्रोड्यूस हुआ है। और ये जो 20% ऑफ ग्लोबल कॉटन वाज प्रोड्यूस इन 24 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और तकरीबन 22 लाख फार्मर्स को इंगेज करके हमने ये प्रोडक्शन किया है। इसमें अगर मैं पाकिस्तान का रोल देखूं तो पाकिस्तान इज अमंग टॉप 3 हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सस्टेनेबल कॉटन इन द वर्ल्ड। 2021 सीजन में पाकिस्तान ने तकरीबन 680,000 मैट्रिक टन यानी कि 0.7 मिलियन मैट्रिक टन बेटर कॉटन लिंट प्रोड्यूस किया है। और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनमें भी तकरीबन 3rd हाईएस्ट सप्लायर ऑफ सस्टेनेबल कॉटन इज पाकिस्तान। So Pakistan has a well recognized position in sustainable cotton production, in sustainable cotton supply to the world। और यही चीज है जो हमारी कॉटन को एक वैल्यू भी देती है कि ग्लोबली इट्स सर्टिफाइड, इट्स एक्सेप्टेबल एंड ब्रांड्स आर डिमांडिंग इट। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव 2010 से काम कर रहा है। दैट वाज द यू कैन से फर्स्ट ईयर ऑफ बेटर कॉटन प्रोडक्शन। और इसके अलावा जो अदर हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सस्टेनेबल कॉटन ग्लोबली हैं उनमें ब्राजील और इंडिया आ जाता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट एट पार, ब्राजील इज स्लाइटली हायर देन पाकिस्तान। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था सस्टेनेबल कॉटन या बेटर कॉटन का। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो मोस्ट जी वेलकम। जी, बहुत शुक्रिया शफीक साहब, आपने हमें थोड़ी सी खुशखबरी सुनाई है कि ये अच्छी मतलब एक खबर, हम चूंकि मैं तो यहाँ वेस्ट में रहता हूँ, लंदन में हम ये सुनते हैं अगर पाकिस्तान के बारे में ये अच्छी खबर आती है हमारी कॉटन, तो ये एक जैसे हमारा पाकिस्तान का फुटबॉल है, तो हम जब कभी भी जी 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 सुपर मार्केट में जाते हैं तो वो ढूंढते हैं कि ये पाकिस्तान का बना हुआ है, बड़ी खुशी होती है। इसी तरह जी कॉटन को जी जब कभी हम H&M से बाय करते हैं, उसके पीछे पाकिस्तान लिखा होता है, ये बटर, तो भी हमें बहुत खुशी होती है। ये बहुत बड़ी डायस्पोरा है हमारी है जो पूरे वेस्ट में है, आपके मिडिल ईस्ट में है, तो ये एक किस्म का लिंक है जो पाकिस्तान से क्रिएट किया। तो थोड़ा सा आप जी डिटेल जी में और बताएं कि ये बेटर कॉटन इनिशिएटिव होता कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या ये जमीन की पैदावार जी जी। क्यारी से शुरू होता है या सीड से शुरू होता है? थोड़ा सा आप इसके बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में बताएंगे। देखिए जी जी, पहली बात तो ये कि जो बेटर कॉटन इनिशिएटिव है, ये इसके जो प्रिंसिपल हैं, दीज आर ओनली एट फार्म लेवल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो फार्मर की प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, जिसके जरिए फार्मर जो है उसको मोर सस्टेनेबल बनाता है। हमारे 7 जो प्रोडक्शन प्रिंसिपल हैं जिनकी बेस पे फार्मर उनको प्रोड्यूस करता है कॉटन को, उन 7 प्रिंसिपल के लिए हम फार्मर्स को पहले अपने इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स के थ्रू ट्रेनिंग दिलाते हैं। और जब फार्मर ट्रेंड होता है फिर उसको इंप्लीमेंट करता है फील्ड में, फिर हम एक हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव एश्योरेंस प्रोग्राम है। उस एश्योरेंस प्रोग्राम के तहत हम वेरीफाई करते हैं कि कितने फार्मर्स हैं जो कि कह लेंगे उस में कंप्लायंस लेवल तक पहुंच गए हैं सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन में। और फिर उसको हम टर्म करते हैं कि लाइसेंसिंग मीन दीज फार्मर्स आर यू कैन से एबल टू प्रोड्यूस बेटर कॉटन। ये फार्मर जो है अब बेटर कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, या इनकी जो प्रोडक्शन होगी उसको बेटर कॉटन कहा जाएगा। जो प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूं उसमें हमारे 4 प्रिंसिपल हैं जो डायरेक्ट एग्रोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें सॉइल हेल्थ, वाटर स्टीवर्डशिप, प्लांट प्रोटेक्शन आ जाती है। और उसके अलावा जो है फाइबर क्वालिटी, यानी कि जो फाइबर हुआ है उसकी प्रोड्यूस हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना, पिकिंग के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये कह लेंगे डिटीरियोरेट ना हो। इसके अलावा जो 2 प्रिंसिपल हैं, एक का बायोडाइवर्सिटी एनहांसमेंट से ताल्लुक है कि
कॉटन प्रोडक्शन है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। 6th प्रिंसिपल जो है वो लेबर और से रिलेटेड है, डिसेंट वर्क प्रिंसिपल हम उसे कहते हैं, जिसमें तमाम लेबर एथिक्स आ जाती हैं। और 7वां प्रिंसिपल है कि फार्मर्स को हम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी दें, कि वो अपने फार्म की मैनेजमेंट कैसे कर सकता है, अपने फार्म का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे अश्योर कर सकता है, और उसका रिकॉर्ड रखता है ताकि उसकी अगले साल लर्निंग हो। तो ये 7 प्रिंसिपल की बेस पे हम कॉटन जो प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं वो बेटर कॉटन है। और जब ये बेटर कॉटन प्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद एक्चुअली दैट सस्टेनेबल एक्टिविटीज हमारी स्टॉप हो जाती है फार्म गेट पे, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं देते। और यही सक्सेस है बेटर कॉटन की, कि हम फिर उस प्रोड्यूस को फ्रॉम फार्म टू ब्रांड लिंक करते हैं। यानी कि फार्मर से जिनर खरीदेगा, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे उसको एंटर करेगा, जिनर से स्पिनर, वीवर, अप टू ब्रांड, और ब्रांड आखिर में जाके उसको क्लेम करेगा कि उसने कितनी सस्टेनेबल कॉटन बेटर कॉटन सोर्स से खरीदी है और उसको अपने प्रोडक्ट में यूज किया है। तो अब आप मार्केट में अगर देखें तो बेटर कॉटन के आपको ब्रांड्स के साथ साथ बेटर कॉटन के स्टिकर भी नजर आएंगे। उसका मकसद ये है कि दे हैव स्पेसिफिकली यूज्ड बेटर कॉटन इन देयर प्रोडक्शन। एक चीज मैं और आपको डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अब जो है एक नई डिमांड ग्लोबली शुरू हो गई है कि जो सस्टेनेबल कॉटन है वो ट्रेसेबल हो। तो बीसीआई ने इस चीज को ऑलरेडी कह लें कि एड्रेस किया हुआ है, और हमने एक 4 इयर्स एक पायलट प्रोग्राम बनाया है 2021 से 2024 तक, कि हम डिफरेंट मॉडल ऑफ ट्रेसेबिलिटी को पायलट कर रहे हैं। और 2023 के सीजन में पाकिस्तान में मतलब ये कि पायलट होगा, और 2024 में इंशाल्लाह हम उसको फुली इंप्लीमेंट पे ले जाएंगे। उसके बाद हम कह सकेंगे जो बेटर कॉटन है ये फिजिकली ट्रेसेबल और फिजिकली सेग्रीगेटेड सस्टेनेबल कॉटन है। और इसी सिलसिले में हमने कुछ कह लेंगे आज के दिन की निस्बत से, और कुछ फार्म कह लेंगे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको अवेयरनेस देने के लिए कल कराची में हमने एक अपनी रीजनल मेंबरशिप मीटिंग की, और जिसमें तकरीबन 250 से ज्यादा जो है ना स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया। दैट वाज ए रियली गुड इवेंट। और वो चीज हमें एनकरेज करती है कि लोग अब जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको ये अब नजर आ गया है कि सस्टेनेबल कॉटन के अलावा हमारे पास अब सर्वाइवल की कोई जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमने ब्रांड्स का तो सुन लिया कि जो ब्रांड्स हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर भी कॉटन पहनते हैं, तो लेकिन क्या जी जी हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है क्या इस चीज को भी सीरियस ले रही है? क्योंकि पानी हमारा खत्म होने वाला है, तो हमें जब तक वो जी गुड जी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो अभी तो हमें फ्लड्स आ गया, हम फ्लड्स के ऊपर अलग बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज से ये क्रॉप की जो है इसकी सर्वाइवल जो है बिग क्वेश्चन मार्क है। आप जी जी किसी मैं और उस पर भी फसल में चीज तो बता अच्छा एफर्ट किया, आपको आखिर में दाना मिल ही जाएगा, कॉटन से यू कैन एंड अप गेटिंग जीरो एज वेल। तो ये एक जी जी क्रिटिकल चैलेंज है। तो इसके बारे में ये बताइए कि जी इसमें हमारे लोकल ब्रांड लोकल लेवल पे अवेयरनेस कितनी है? ठीक है, हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स को तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड जो है, पाकिस्तानी जो कंज्यूमर है उसको इस चीज के बारे में कितना इल्म है, इसके बारे में बताइए। देखें, इसमें इस चीज को मैं दो डिफरेंट डायरेक्शन से देखूंगा, और एक एनकरेजिंग है और दूसरी जो थोड़ी सी डिस्करेजिंग है। कि जो इंडस्ट्री है दैट हैज वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इट। और ये मैं बता रहा हूं कि कल अगर हम मतलब 250 स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह पे जमा कर ले तो ये उनकी इंटरेस्ट है तो वो आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान से बेटर कॉटन के तकरीबन 150 के करीब मेंबर्स हैं जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से हैं। तो इसका मतलब है दे आर इंगेज इन सस्टेनेबल कॉटन बिजनेस। तो एज ए सप्लायर, यस, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। आप किसी भी बड़े टेक्सटाइल ग्रुप से जाके बात करेंगे, दे नो वेरी वेल सस्टेनेबल कॉटन एंड बेटर कॉटन। लेकिन दूसरा इसका जो नेगेटिव साइड है वो है कि अवेयरनेस टू आवर कंज्यूमर वो अभी नहीं है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कंज्यूमर है वो मार्केट में जाता है, वो देखता है जी अच्छा जी रंग अच्छा है, कीमत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, दे डोंट बॉदर हाउ इट इज प्रोड्यूस। ये थोड़ा सा फर्क है डेवलप्ड कंट्रीज के कंज्यूमर में और हमारे कंज्यूमर में। और उसका रिजल्ट ये है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया, और ये सारी पुल जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ से आ रहे हैं, और हमारे लोकल ब्रांड्स अभी इस चीज में इंगेज नहीं है। बट एज ए सप्लायर दे आर वेरी वेल इंगेज। अब मैं अब क्लाइमेट चेंज पे आता हूं। बीसीआई ने अभी अपनी 2030 की स्ट्रेटेजी अनाउंस की है। उसमें जो 5 फोकस एरियाज हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो
क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया है, और क्लाइमेट चेंज को हम दोनों एस्पेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन और रेजिलियंस। इन केस ऑफ मिटिगेशन हमारा टारगेट ये है कि अगले मतलब 10 सालों में जो कॉटन से कार्बन GHG एमिशन है, कार्बन ऑपरेशन से, सॉरी कॉटन प्रोडक्शन के ऑपरेशन से, उसको हम 50% रिड्यूस कर लें। ये तो वो चीज है जो कि कह लें कि आइंदा हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। और जो रेजिलियंस की बात है उसमें ये है कि हम जो यहाँ की एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हम उनके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि हम फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज से नबर्द आजमा होने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। है ना, बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि ये अवेयरनेस की बात है, और ये हमने चूंकि अपनी धरती को संभालना है और अपनी ज़मीन को संभालना है, अपनी हवा को संभालना है, तो कोई बाहर से आके नहीं देखेगा। अब जो फ्लड्स आया है तो उसका बर्न हमारी अपनी कौम ने इसका लिया है, किसी दूसरे ने नहीं लिया। तो हमने ये चीज़ें छोटी छोटी कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो इसका जो इफेक्ट जो है हमारे कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस की जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो आप एग्रीकल्चर में मेरे ख्याल में तारपुर साहब हमें एग्जैक्टली बता देंगे कॉटन सिक कितनी है पाकिस्तान में। मेरे पास वो स्टेटिस्टिक्स नहीं है, तो मैं भी शायद डॉक्टर साहब से हम डॉक्टर तारपुर साहब, आप जरा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में क्या है चैलेंज, आपको क्या है और क्या प्लान्स हैं आपके सर? ये आपका म्यूट है सर। अभी आवाज आ रही है प्लीज? जी प्लीज। जी जी, थैंक यू। देखिए, हमारा जो रिसेंट हमारी स्टडीज हैं, जो उसमें डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें हमारा जो बैनुल-अक़वामी पोल्यूशन है, जो ग्रीन हाउसेस की इमिशन है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन वो लेस देन 1% है। लेकिन उसका जो हमारा जो हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है खुसूसन जो मौजूदा इन फ्लड्स और टॉरेंशियल रेन के हवाले से, वो हम कई गुना ज़्यादा भुगत रहे हैं। हम मेनली देखें जो इस एस्पेक्ट में, तो बुनियादी हमारी रिसर्च या इसके हवाले से हम बहुत कम हमारा अल्दो इस चीज़ की कंसिडरेशन है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखें कि हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या जहाँ जहाँ हमारी इंटरवेंशंस हैं, उसका अगर ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो वो उसमें ये जो हमारी ग्रीन हाउस जैसे इसमें कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। यानी कि अल तो हमारी तवज्जो इस पर नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि हम फिर भी जो इंटरनेशनल दुनिया की जो हमारी वो है ओवरऑल, उसमें हमारा कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम अब जो इन फ्यूचर हम अपनी जितनी रिसर्च है, जितनी हमारी एडिशंस हैं, इंटरवेंशंस हैं, उसमें इस पहलू को खास तौर पर मतलब अंडर कंसिडरेशन रखा गया है, क्योंकि ये हमारी बाकी जो बैनुल-अक़वामी जितने हमारे एग्रीमेंट हैं, कंसोर्शियम्स हैं, या जो ऐसे फोरम्स हैं जिन पे हम मेंबर हैं लाइक WTO, वहाँ पर भी ये अब जो है इस पर डिबेट हो रही है और हमसे पूछा रहे, हम अब इसमें काफी विजिलेंट हैं और अकॉर्डिंगली हमारी सारी इंटरवेंशंस प्लान हो रही है। थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई थिंक अगेन ये बात है डेटा की, तो इसमें अगेन रिसर्च की जरूरत होगी, और जहाँ पर सावी आपके साथ खड़ा है, हम फर्दर रिसर्च करवाएंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने रिसर्चर्स के साथ, ताकि जो है हम अपनी चीज़ों को ओवरकम सकें। एक वो होता है ना कि ये मसला आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आंखें बंद कर लें, लेकिन वो हम आंखें बंद करके अब अपने मुल्क को उस लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकते। हमें दुनिया के साथ चलना है। मुशफीक साहब ने कहा था कि सर्टिफिकेशन जो है बिग 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 पुश आ रही है। अब जो है हमारे यहाँ यूके में तो नेक्स्ट लेवल पे जो बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जी आप कितनी नाइट्रोजन यूज होती है आपकी फूड प्रोडक्शन पे, फाइबर पे, तो वो चीजें भी आने वाली हैं। तो आई थिंक दिस समथिंग इज अंडर योर लीडरशिप इज गुड, ताकि इसके ऊपर वर्किंग की जाए, ताकि उस हिसाब से हम अपनी चीजों को अडॉप्ट कर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का। मैं डॉक्टर जवेद साहब की तरफ जाता हूँ इंडस्ट्री का व्यू लेने के लिए। डॉक्टर जवेद साहब माशाल्लाह एप्टमा से हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका टाइम देने का। आज मैंने ये बड़ा इसको शॉर्ट सेशन रखना है, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। डॉक्टर जवेद साहब आप बताइए इंडस्ट्री के एंड पर अभी कॉटन का जो एक तो आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज को किस तरह से देखती है और कौन से चैलेंजेस के साथ हम जो है जी सर। सबसे पहले तो शुक्रिया सावी एंड डॉक्टर खालिद साहब, आप लोगों को शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आज के दिन की मुनासबत से जितने भी हमारे कॉटन के स्टेक होल्डर हैं उनको
वर्ल्ड कॉटन डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ, खास तौर पर हमारे जो काश्तकार हैं उनको, क्योंकि ये जितनी भी रौनकें हैं कॉटन की, ये हमारे काश्तकारों की वजह से हैं, जो कॉटन के फार्मर हैं, जो कॉटन के ग्रोअर हैं, उनकी वजह से। अब बात यह है कि हमने क्या कुछ किया उनके लिए, हमें बहुत कुछ करना है। कॉटन के काश्तकार अगर देखा जाए तो हमारा जो डिक्लाइन है कॉटन का पिछले 10 साल से जो चल रहा है, तो हमारे बहुत सारे जो एकड़ेज है वो कम हो चुकी है। हम 50% से भी कम एकड़ेज पर पहुंच चुके हैं पिछले 10 साल की अगर बात की जाए, तो जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है। इस वक्त हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो, अगर मिनिमम साइड पर बात की जाए, जो हमारी कैपेसिटी पिछले सालों की है, अगर नई इंस्टॉलमेंट के अलावा हम बात करें तो 14 मिलियन बेल्स की रिक्वायरमेंट है। जबकि हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो आपके सामने है कि हम इस फ्लड के और रेनफॉल के बाद जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 6 से 7 मिलियन बेल्स मैक्सिमम जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जिसके बाद हमें जो इंपोर्ट फिगर है वो हमारी बहुत बढ़ जाएगी, 5 to 7 के दरमियान हमारी जो है इंपोर्ट्स जो है ना हम देख रहे हैं जो हमें करने पड़ेंगी। जो कि जिस तरह के डॉक्टर खालिद साहब ने फरमाया, डॉक्टर खालिद मोहम्मद अली तालपुर साहब ने बताया कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में। तो इतनी ज्यादा अगर इंपोर्ट हम करते हैं तो हमारी जो मईशत है वो कहाँ पर खड़ी होगी, वो हमारे लिए सबके लिए एक सवालिया निशान है कि हमने किस तरह इसको जो है ना अपनी इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे। जो इन्वायरमेंट चेंजेस की बात हो रही है कि जिस तरह माहौलियाती तब्दीलियां हुई हैं, टेम्परेचर चेंज हुए हैं, तो बाकी जो मुल्क हैं जिन्होंने, जो हमारे अगर टॉप 4-5 मुल्क देख लें प्रोडक्शन के, उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने जो है ना वो चेंजिंग्स की हैं, उनके साथ उन्होंने वैरायटीज के ऊपर काम किया है, वो वैरायटीज उन्होंने डेवलप की हैं। और इसी तरह उन्होंने एरियाज भी चेंज किए हैं। चाइना ने अपना कंप्लीट एरिया चेंज कर दिया है, तो क्यों नहीं हमें भी इन चीजों के ऊपर आना पड़ेगा। हमें जो है काश्तकार की पूरी सपोर्ट की जरूरत है। हमें R&D के अंदर जितने हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इनकी सपोर्ट के साथ साथ हमें जो ये देखना है कि जितने अदारे हैं हमारे जो काम कर रहे हैं कॉटन के वैरायटी डेवलपमेंट के ऊपर, हमारे किस तरह की वैरायटी चाहिए जो इन मौसमी हालात का मुकाबला कर सके, तो उसके हवाले से हमें जो है ना ये लाजमी इसके ऊपर देखना है कि हम किस तरह इन सारे इंस्टीट्यूट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर, ताकि हम ये टास्क दे सकें और इनसे ये काम ले सकें। इसकी सबसे अहम जरूरत है। एक तो मैं आज के दिन के हवाले से ये बात करना चाह रहा हूँ, और दूसरी बात ये है कि जो क्वालिटी के ऊपर अभी डिस्कस हो रही है, BCI ने जो है ना बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि जो रिक्वायरमेंट है 2025 तक जो यूरोपियन यूनियन ने रिक्वायर्ड चाह रही है, वो ये चाह रही है कि वो टोटल जो आपकी कॉटन है, जो भी आप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट भेजें, वो कम्प्लीटली ट्रेसेबल हो। वो उसके ऊपर जो भी मटेरियल यूज किया हुआ कम्प्लीटली उसकी ट्रेक एंड ट्रेसेबिलिटी की रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो इसके लिए BCI जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें मजीद इसके ऊपर काम की जरूरत है। हमें क्वालिटी को बेहतर करने की जरूरत है। अभी भी जो टॉप ब्रांड्स हैं सारी की सारी जो कॉटन है वो इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारे पास उस तरह की कॉटन अभी तक नहीं है कि हम, अभी जो पोजीशन चल रही है करंटली अगर देखा जाए, तो बहुत सारे जो काश्तकार हैं और मुख्तलिफ जीनर, तो मुख्तलिफ जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, मुख्तलिफ जो है ना उनकी बातें हो रही होती हैं। तो वो ये हो रही होती हैं कि क्या रेट्स के ऊपर, और उसमें बात सारी जो है वो क्वालिटी के ऊपर खत्म होती है कि अगर हम क्वालिटी अच्छी बनाएं, अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो उसकी डिमांड रहेगी। इस वक्त जो पोजीशन है, बारिशों के बाद जो क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हुई है। सिंध से जब हम बात करते हैं तो काश्तकार बता रहे हैं कि जी हमारा जो रेट है जी वो 4,000 पे 5,000 पे मन है। पंजाब के अंदर जो क्वालिटी अच्छी है वो 11 से 12,000 पे चल। तो ये बहुत सारे फर्क है। ये किस चीज का फर्क है? क्वालिटी का। तो क्वालिटी को हमने बेहतर करना है, उसके लिए सबसे बड़ा जो रोल है मैं जो समझता हूँ वो जीनर का है। जीनर को देखना होगा। जीनर ने आज तक जो है ना, तो पिछले अगर हम बात करें 8 से 10 सालों में जीनर का बहुत बड़ा रोल था जो उसने किरदार अदा नहीं किया। क्वालिटी को बेहतर करने में उसके बहुत बड़ा रोल इसलिए था कि उसने क्या किया कि अपने आप को सेव करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जो इधर बयान भी नहीं किए जा सकते। इवन के किस तरह मिक्सिंग की जाती है, किस तरह मॉइस्चर बढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें उन्होंने काश्तकार को भी इसके ऊपर लगा दिया कि ठीक है जी, आप जो है ना वो सुबह 5 बजे चुनाई करें तो उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होगा। इसी तरह जो चोनियां हमारी, उनको इसके ऊपर लगा दिया गया कि जी जनाब आप इमेच्योर बॉल जो है ना कर लें तो वजन बढ़ जाएगा। ये वो चीजें हैं जो अब हमें खत्म करनी पड़ेगी। क्वालिटी ही इसकी जो है ना वो, उसके लिए फिर ये भी है कि हम इसकी ग्रेडिंग करें, और ग्रेडिंग ऑलरेडी मौजूद है। अच्छे जो कॉटन है उसका अच्छा रेट मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा रेट नहीं मिलता। जो अच्छी कॉटन इस टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका इस वक्त जो करंटली, मेरी अभी 2-3 दिन पहले भी बात हुई है, काश्तकार को 10,000 से ऊपर रेट मिल रहा है।
कपास का भुट्टे की बात कर रहा हूँ, जबकि जो क्वालिटी का में, तो इसलिए हमें देखना होगा कि हमने काश्तकार को जब रेट अच्छा मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी जब अच्छी होगी तो फिर काश्तकार जो है वो कॉटन लगाएंगे। अभी भी वाहिद कॉटन है हमारी जो फसल है कपास की, जो सबसे ज्यादा जो रेट इसको इंटरनेशनली मिलता है। बाकी क्रॉप जो हमारी है उनको जो है ना वो नेशनल वाइज जो है ना उसकी प्राइसिंग होती है। तो इसलिए हमारी जो है ना वो यही मेरी खास तौर पर ये पैगाम के क्वालिटी को हमने बेहतर करना है। तो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमने जो है ना इसके ऊपर सारी चीजों के ऊपर काम करना है। काश्तकारों की ट्रेनिंग की जरूरत भी है कि इनकी एडवाइजरी जो है ना इस तरह की हो। इसी तरह बाकी जो काम है उसके लिए ये है कि हमारा जो वराइटीज हैं उसको हमने कैसे इंप्रूव करना। अब देखें कि जितनी भी कॉटन जो पीमा कॉटन है, अगर हम बात करें इस तरह की, तो अभी तो कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन इंडिया में कम से कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो 28 mm का है। हमारे पास कहाँ पर हम वराइटीज खड़े हैं? अगर हम डाटा लें तो हम 26, 25, 7 के ऊपर जा ही नहीं रहे, जबकि मिनिमम स्टैंडर्ड जो इंडिया का 28 है, मिनिमम एवरेज 30 mm है। तो हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें कि उसकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जो उनकी वैरायटीज हैं उनके क्या हैं और हमारे कहाँ पर है। इसी तरह हमने जो जीनर में भी साफ ज़रा जीनिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा जो ड्रॉबैक्स जो थे उसमें खास तौर पर यह भी हुआ कि हमने वैरायटीज उनको अच्छी नहीं दी, कि हमारे पास जो वैरायटीज इस टाइम हम दे रहे हैं उनको, उसका जीओटी क्या है, उसकी जीओटी इतनी कम है कि वो जो जीनर है वो नुकसान में जा रहा है। तो ये वो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर हमें वैरायटीज डेवलपमेंट के अंदर काम करने की जरूरत है, तो खास तौर पर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। तो ये सब चीजें थी। बाकी कोई आपको क्वेश्चन होगा तो मैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद साहब। आपने ये शुरू में बात की ना क्लाइमेट चेंज की, उसका इफेक्ट हुआ है। अब हम देख रहे थे, मैं पढ़ रहा था आर्टिकल में कि अब इंडिया की इस दफा जो है यील्ड बढ़ेगी, उनकी पैदावार बढ़ रही है, तो वो भी हमारा जी 10 नेबरिंग से कंट्री है 12% बढ़ रही है जी। उनकी। तो वो उनने क्या ऐसा समथिंग डिफरेंट डिड कंपेयर टू अस? जी जी। देखें सर, मैं जो देख रहा हूँ कि इंडिया ने जो है ना अपना जो रेनफेड जो पूरा एरिया है उधर वो कॉटन की प्रोडक्शन करते हैं। हमारे पास पूरा का पूरा चोलिस्तान पड़ा हुआ, फ्री पड़ा हुआ है कंप्लीटली, वहां पर कोई काम नहीं। अभी कुछ एरिया है जो कोई 60-70 हजार एकड़ जिसके ऊपर जो आर्मी की लैंड जो अलॉट की गई है उसके ऊपर कॉटन हो रही है, और वो अगर आप कॉटन देखें तो वो देखने वाली कॉटन है वो। इसी तरह उन्होंने जो है ना वहां पर ये कि उन्होंने तो बिल्कुल रेनफेड वराइटीज भी उनके पास मौजूद है, देख लें। और फिर दूसरा उन्होंने अपना वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया है। डैम्स देखें आप कितने उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने पानी को सेव किया। हम जो फ्लड के जरिए जो है ना तबाह कर रहे हैं अपने मुल्क को, वो उन्होंने वाटर सेव कर लिया। तो मैं अभी अभी ट्रेवल करता हुआ आ रहा था कि दरिया झेलम इसी तरह चनाब में, और इस तरह क्या है वाटर, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कंप्लीट डैम जो है ना बना दिए हैं। तो इसलिए ये काम हमें करना होगा कि हमने ये जो हमारे एरियाज पड़े हैं फ्री, जो वर्जिन लैंड है बहुत जबरदस्त है, चाहे आप वहाँ ऑर्गेनिक कॉटन उगाएं चाहे आप दूसरी कॉटन, और मैक्सिमम आप वहां पर झील ले सकते हैं। तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमारा हमारा नेक्स्ट चैलेंज भी यही है। इसी तरह हम कॉटन की प्रोडक्शन बेहतर कर सकते हैं। ना कि अगर आप कहें कि मैं जो है ना साहिवाल में, चिचा वतनी में या मियाँ चन्नू खानेवाल मुल्तान, इधर आप कॉटन की जो प्रोडक्शन है बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो हमें नए जो एरियाज हैं इंडिया ने जिस तरह किया उसकी तरफ आना चाहिए सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आ जाते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर साहब की तरफ। सर, आपका क्या प्लान है इस तरह के जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं, या जो इसको आप नए पॉकेट्स कह रहे हैं, क्लस्टर्स कह रहे हैं, इसके ऊपर कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, आप लोग इसको देख रहे हैं? डॉक्टर तालपुर साहब सर। जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर जावेद साहब की बात को सेकंड करूंगा, और अकॉर्डिंगली हम भी जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा मैं डॉक्टर जावेद साहब की बात को सेकंड करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि हम जो नए क्लस्टर्स हैं, नए एरियाज हैं, नॉट ओनली उनकी आइडेंटिफिकेशन बल्कि वहाँ पर कॉटन को प्रोमोट करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। वहाँ पर जैसे बलूचिस्तान में जो अपना कॉटन है, ऑर्गेनिक कॉटन है, उसको हम बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर रहे हैं। हमारे जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा सकरंड है, वहाँ पर हमारी ज़्यादातर नॉन बीटी वेराइटीज इवॉल्व हुई हैं, और उन्हीं का बीज हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं। इसी तरह हमारी जो नॉन बीटी वेराइटीज सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में है, उसमें
ये हमारा सारा फोकस टारगेट हमारा बलूचिस्तान है, उस एरिया को हम जो है ना वो काटन के लिए उसको यूटिलाइज करें। और इसी तरह जो चोलिस्तान और बहावलपुर से एडजेसेंट जो एरियाज हैं उनको भी फोकस किया जा रहा है। और इस हवाले से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक डेडिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो कि इस चोलिस्तान जैसे एरियाज को देखे, जो जहाँ पे वाटर स्ट्रेस है और जो वहाँ पर उस स्ट्रेस के हवाले से रिसर्च हो और वो वैरायटीज वहाँ पे इवाल्व होके उस एरिया में लगे। तो एक तो ये है कि उन एरियाज को हमने ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई किया हुआ है और उसमें हमने कुछ स्टेप्स लेकर हम चल पड़े हैं। दूसरी बात ये कि जो काटन की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरह दुनिया जो जीएमओ टेक्नोलॉजी का जो इनकलाब था उसमें जब इंटर हुई तो उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मिस्ड द बस। लेकिन अब इसको हम अगेन हमने टेकअप किया है कि हम एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाएं मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कि वो आएं, वो अपना यहाँ पे काम करें और अपनी सीड टेक्नोलॉजीज जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएं। तो वो अभी प्रोसेस हमारा अंडरवे है और इंशाल्लाह शॉर्टली हम इसमें प्रोविंसेस के साथ अपना पूरा मैकेनिज्म बना के आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो अर्स्टवाइल इश्यूज होते हैं जैसे आजकल है फार्मर जो है उसको सपोर्ट करना, उसकी इनपुट कास्ट को कम करना, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उनके लिए उसके लिए जो वक्तन फवक्तन इंटरवेंशंस होती हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ फार्मर्स, विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, वो हम इंटरवेंशंस प्लान करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि फार्मर को हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट दें, क्योंकि हम सब लोगों का जो मकसद है, हम सब लोगों का रास्ता उसी फार्मर की फैसिलिटेशन की तरफ जाता है। हम सब लोगों की मेहनत है, हमारा काम जो है सिर्फ और सिर्फ फार्मर को फैसिलिटेट करना है इन टर्म्स ऑफ उसकी जो इनपुट है, उसकी जो मार्केटिंग है उसकी प्रोडक्ट की, उसकी प्रोडक्ट की जो एडवाइजरी है, उसको प्रोड्यूस करने में हम सब का काम यही है। अगर मैं एक लाइन में उसको समराइज करूं तो हमने फैसिलिटेट उसी फार्मर को करना है, उसी के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सारी जद्दोजहद एफर्ट भी उसी के लिए, ताकि वो हमें काटन की खुशियां दे सके। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कुछ कोलीग्स हैं यहाँ पे, मैं ख्याल डॉक्टर उस्मान और इमरान साहब को क्वेश्चन पूछ रहे थे। इमरान साहब अपना अनम्यूट करें, हम थोड़ी देर में इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने लगे। जी इमरान साहब, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। जी, मेरे ख्याल में शायद वो पूछ रहे थे कि पाकिस्तान चौथे नंबर पर चौथा बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन इसका क्या है स्कोप, क्या है, क्या हम पहले ऊपर भी जा सकते हैं या और नीचे चले जाएंगे? जी जी, इसके बारे में तालपुर साहब आप कुछ कहेंगे? जी 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 बिल्कुल। काटन पाकिस्तान अब अनफॉर्चुनेटली वो अपनी रैंकिंग अपना मिस कर गया है। अब वी आर द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नाउ और ब्राजील हैज टेकन ओवर आवर रैंक। तो लेकिन हम इंशाल्लाह लजीज जो है हम ये रैंक वापस लेंगे। हमारी जिस वक्त काटन की रिवाइव, इस साल आपने देखा होगा कि हमारी क्रॉप बहुत अच्छी थी। लास्ट ईयर भी हमने 8.3 मिलियन बेल्स ली, लेकिन मेरा अंदाजा ये है और हमारे बहुत सारे साथियों का अंदाजा ये है कि इससे ज्यादा क्रॉप थी। और इस साल भी हमारा जो टारगेट था 10.5 मिलियन बेल्स का था और हम तवक्को कर रहे थे कि वी विल बी हावरिंग अराउंड दैट टारगेट। लेकिन अल्लाह ताला की जो कुछ करनियां कुछ और होती हैं, उसको रोक नहीं सकता बंदा। तो इसके बावजूद भी सिंध की जो हमारी क्रॉप है वो हमने कोई 8 से 8.5 लाख बेल्स बिफोर मॉनसून हार्वेस्ट कर ली थी। यानी कि वो 1 मिलियन के अराउंड हमारी जो क्रॉप है सिंध की वो हार्वेस्ट हो चुकी थी मॉनसून से पहले। अब बाकी पंजाब का हमारा जो थोड़ा सा एरिया है वो डैमेज हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी यील्ड्स होंगी वो काफ़ी बेहतर होंगी और इंशाल्लाह हम अगेन रिवाइवल की तरफ जो है ना वो बेहतर चल पड़े हैं और हम जल्दी रिवाइव कर जाएंगे कॉटन में। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं कह रहा था कि इसमें जो क्या अब क्लाइमेट चेंज इतना वेरिएबल है, अब वो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो नहीं चल सकती, तो अब जो है ना कॉटन ग्रो करना भी एक पूरी साइंस है। इट्स नॉट जस्ट आर्ट, इट्स अ साइंस। जस्ट आपको वेदर का, आपको पेस्ट कौन से आ रहे हैं, डिजीज क्या आ रही है, पेस्टिसाइड कब अप्लाई करनी है ताकि उसकी इकोनॉमिक्स बेहतर हो।
फार्मर की, तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ही उसकी जिम्मेदार को उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है। जब भी मेजॉरिटी हमारा जिम्मेदार है वो छोटा फार्मर है। तो उस सिलसिले में आई थिंक आप का जो प्रोग्राम है उसमें सावी आपके साथ है। इंशाल्लाह हम लोग मिलकर काम करना चाहेंगे और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। एक साल हमने पूरा मुकम्मल किया अभी मार्च सितंबर के शुरू में। तो हम ये बैठक्स कर रहे होते हैं, हमें फार्मर्स लीड हमें फॉलो करते हैं, तकरीबन 6 लाख के करीब फार्मर है जो फॉलो करते हैं सावी को मुख्तलिफ चैनल्स के साथ। तो हमारी ये कोशिश है कि किस तरीके से उसकी आमदन को बढ़ाई जाए, उसका ट्रस्ट बहाल किया जाए। हमारे कुछ ऐसे कोलीग थे वो कहते हैं हमने आप कॉटन ग्रो करना छोड़ दिए क्योंकि इससे हमेशा नुकसान होता है। तो आप उस चीज को कैसे दोबारा रिवाइव किया जाए, तो उसमें मेरे ख्याल में आपकी जो जितने भी आप अपने स्टेप्स बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज का टाइम खत्म होना चाह रहा है। मैं जाने से पहले एक बार फिर आपसे एक टेक होम मैसेज आप दे दें, और आज के हवाले से अगर कोई ऐसी अभी फसल खड़ी हुई है आप कुछ कहना चाहें फार्मर के लिए वो कह दें, और फिर हम दूसरे अपने कोलीग से पूछते हैं। जी सर, डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक लाइन में हमारी इन सारी एफर्ट्स को समराइज करना चाहूँगा कि इस यौम मतलब कपास आलमी यौम कपास के दिन हम सब स्टेक होल्डर्स ये अहद करें कि हम अपने फार्मर को हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, उसको उसके लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ उसकी जो जितनी ज़रूरियात हैं, उसको जितनी एडवाइजरी चाहिए, क्योंकि हम सब का जो टारगेट है ऑलमोस्ट किसी न किसी तरीके से यही है कि हम फार्मर के लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाएं ताकि वो इस कॉम्पिटिटिव दौर में उन चीज़ों को जो है वो फेस कर सके, उनका मुकाबला कर सके जो उसके सामने उसके आड़े आ रही है। तो हम कोशिश ये करें, हम सब मिलके ये अहद करें आज के दिन कि हम उसको बेहतर बनाने के लिए, उसकी एडवाइजरी के लिए, उसकी कास्ट कम करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड ओवर टू यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका टाइम देने का, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। मैं जाने से पहले डॉक्टर शफीक साहब से पूछते हैं कि हमें वो एक अपने जो गोल्डन अल्फाज हैं उनसे मुस्तफीद कर दें, और दवाएं भी साथ दें। इस दफा ये कि हमारी कॉटन को नजर लग गई है, हम ये कहते थे कि नहीं सर देखें जी। वही बात है जी, नजर से ज्यादा हम ये कहें कि शायद हमारी कहीं कोताही और हमें वो कोताहियां पूरी करनी होंगी। मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ, बेशक अल्लाह ताला जो है मेहनत का फल देता है। मैं 3 अल्फाज में 3 या कह लें कि स्टेप्स में इन चीजों को कहूंगा, और उसमें मेरी तालपुर साहब से भी रिक्वेस्ट होगी उस पर खसूसी तवज्जो दें। सबसे पहली चीज जो है वो हमें कॉटन सेक्टर में एक गवर्नेंस को मजबूत करना होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो मैं नहीं देख रहा। बीटी जब इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में बड़े हैजर्ड मैनर में हुई, और आज भी अगर मैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो अनफॉर्चुनेटली ये कि गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है इस पे साउंड स्टेप्स ले और गवर्नेंस को कह लें स्ट्रॉन्ग करे। नंबर 2 रिसर्च एंड जो पहले बात हुई कि न्यू एडुकेशन। हर साइंटिस्ट ये कहता है जी कि हमारी यील्ड कम इसलिए है कि जिन एरियाज में कॉटन होती है वहां डे एंड नाइट का टेम्परेचर 30 डिग्री से कम नहीं आता। बट हु फोर्स अस टू प्रोड्यूस कॉटन ओनली इन दीज एरियाज। मैं पिछले दिनों ताजिकिस्तान होके आया हूँ, कॉटन फील्ड के बैकग्राउंड में एप्रिकॉट, पीच और एप्पल के गार्डन्स थे। इट मींस दे आर प्रोड्यूसिंग कॉटन इन एन एरिया वेयर देयर इज स्नोफॉल इन विंटर। तो हमें न्यू ज्योग्राफी भी देखनी होगी और न्यू रिसर्च भी करनी होगी, हम सिर्फ उस पर कन्वेंशनल रिसर्च पे ना रहें। और तीसरी चीज जो है, स्मॉल फार्मर कैन नॉट compete ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। लार्ज फार्म, ब्राजील की आप बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की। हमें अपने फार्मर्स को किसी तरीके से ग्रुप करना होगा, कंसोलिडेट करना होगा हमारे अपने फार्म्स को, ताकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकें। 2 या 3 एकड़ का फार्मर या 2 या 3 एकड़ पे कोई भी फार्मर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकेगा। तो हमें इन 3 चीजों पे तवज्जो देनी होगी, तो इंशाल्लाह हम चौथे नहीं उससे भी ऊपर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में हमारे एक कोलीग हैं तलत साहब, वो उन्होंने हाथ रेज किया हुआ है, वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और एक अरशद साहब भी, अरशद अली साहब भी। तो पहले तलत साहब की तरफ जाते हैं, फिर अरशद साहब से जाते हैं, फिर हम तो क्लोज करना चाह रहे हैं आज की डिस्कशन को, शाम का टाइम हो गया, लेट हो गए। जी तलत साहब, जी आप अनम्यूट कर लें तलत साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सर मेरा सवाल डॉक्टर जावेद हसन साहब से यही है कि हम जिस एरिया में सर रहते हैं वहाँ पर और समझे पूरे पाकिस्तान में तो पता नहीं, जाम यहाँ रहते हैं बिला रहमी खान, वहाँ सर
आज से 10 साल पहले एकड़ की एवरेज 35-40 मन आ जाता था। इस साल तो सर फ्लड बारिशों की वजह से कुछ क्रॉप अच्छी नहीं हुई, डैमेज हुई। ऐसी क्या वजह है सर, जो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दूसरे मुल्कों में कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारे यहाँ कम हो रही है? जबरदस्त, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब इसका जवाब जो है डॉक्टर तालुसफर साहब आप साथ देना चाहेंगे? जी जी तलत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही बात की है कि बाकी मुल्कों में यील्ड्स बढ़ रही हैं, पैदावार बढ़ रही है, लेकिन हमारे मुल्क में कम हो रही है। उसकी जो वजह मैंने आपको अपने हमारे प्रोग्राम में के शुरू में ही बताई कि जो जब बीटी टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो रहा था, उस वक्त हमने वो जो बस है वो मिस कर दी थी। तो अब हम दोबारा वो जदीद टेक्नोलॉजीज जो हैं, एक तो हमने इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया है कि हम वो वैरायटीज यहाँ पर भी बना रहे हैं और उसको कम टाइम में उनको टेस्ट करके अपने फार्मर तक लेकर आ रहे हैं। दूसरा, हम जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो भी लाकर अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। वैरायटीज हमारी अपनी होंगी, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजीज ला के हम आपकी वो जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, आपका वो जो मुनाफा है, वो बढ़ाना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो दिन अब करीब है कि हम वो टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे और आपकी पैदावार इंशाल्लाह बहुत बेहतर होती जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। हम एक हमारे साथी हैं अरशद साहब, उनने भी क्वेश्चन के लिए पूछा था। जी अरशद साहब, आप भी अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लें। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी अरशद साहब, आप सर कहाँ से मेरा हैं? सर मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से, अच्छा जी, कॉटन वाले एरिया से। जी जी प्लीज पूछिए जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने इतनी टेक्नोलॉजी लाई है इंसेक्टिसाइड में और पेस्टिसाइड में, तो क्वेश्चन ये है कि हमने ये जो वाइट फ्लाई है इसके ऊपर हमने प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया। इसकी खास वजह क्या है, ये इसका बता दें सर थोड़ा सा। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भाई अरशद साहब जान करने का। जी डॉक्टर तालपुर साहब, आप ही सर इसका जवाब देंगे? जी, इनका क्वेश्चन जो है ना वो ये इश्मीक भाई, आप देना चाहें जवाब? जी चैट में भी पेस्टिसाइड्स था कि जो व्हाइट फ्लाई के अगेंस्ट वो क्या जो है कहते हमारा। जी तालपुर साहब जवाब दे रहे हैं। जी जी फिर बिल्कुल। आपसे शफीक साहब, जी आपसे फिर बाद बिल्कुल। में लेते हैं। जी इसमें बहुत एफर्ट की गई है पब्लिक सेक्टर के हवाले से कि हम जो पेस्टिसाइड जो हमारा जो सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, उनको हम सही तरीके से रेगुलेट कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कहूँगा कि इसमें बहुत सारी एडल्ट्रेशन है। और हमारे जो दूसरा उसकी वजह है कि हमारा जो नए नए पेस्ट की जो म्यूटेशंस हैं, वो इस तरह हैं कि हर साल हर दूसरे साल हमें एक नए चैलेंज का सामना होता है। तो इसकी वजह यही है कि कॉटन में जो है ना, हम बहुत जो है ना पीछे रह गए हैं। इसलिए हमें जो अब तक इसका हल नजर आ रहा है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सीड टेक्नोलॉजीज हैं, जो इन सारी बीमारियों को इनको रेजिस्ट कर सके, इनको फाइट कर सके हैं और आपकी बेहतर पैदावार बना कर सके, उस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, ताकि जो कि आपकी पैदावार भी बढ़ाएगी और आपके जो नंबर ऑफ स्प्रेज हैं, ये पेस्टिसाइड हैं, ये भी आपके स्प्रेज भी कम हो जाएंगे उससे इंशाल्लाह। थैंक यू एंड ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत। अब टाइम में ख्याल हमारा ओवर होने वाला है। शफीक भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी सर, डॉक्टर साहब आप कुछ नहीं, बोल बस रहे थे? मैं तो यही एक्चुअली मैं उनका क्वेश्चन रिपीट कर रहा था क्योंकि उन्होंने चैट में लिखा हुआ यही क्वेश्चन। ओके, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं आप सब मेहमानों का बहुत मशहूर हूँ। डॉक्टर जवेद साहब आपका भी, आप तो स्पेशली ट्रैवल में थे मुल्तान में, आपने रुक के फिर ये कॉल सुनी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शफीक साहब आपका बहुत मशहूर हूँ, और डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर साहब आपका बहुत मशहूर है। और इसी तरह सावी आपके साथ ये जिम्मेदारों तक ये मैसेज लेके आज इसका फायदा हम उठा सकते हैं। फोन है, हर फार्मर के पास घर में फोन है,
किसी तरीके से हम उन तक पहुंच सकें, उनको ये मालूमात की फराहमी कर सकें, और वो मालूमात हों जो कि साइंसी बुनियादों पर टेस्टेड हों। ठीक है जी। तो इस वक्त इस वक्त अगर आप इंटरनेट खोलते हैं तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो कि रेलेवेंट नहीं होती है। तो इसलिए सावी की यही कोशिश है, सावी ने कॉटन के ऊपर पूरी सीरीज बनाई हुई है और बनाते भी रहेंगे। सॉरी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और आज के इस प्रोग्राम को हम आज इसी दुआया कलमात के साथ इंशाल्लाह कॉटन पाकिस्तान में रिवाइव करेगी, और हमारे जो किसान भाई हैं, बहनें हैं, सबको हम मुबारक देते हैं आज के दिन की, और इंशाल्लाह ये मुल्क की तरक्की में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह।